नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। लॉकडाउन पर गृह मंत्रालय की नई एडवाइजरी। दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूर जा सकेंगे घर, राज्यों को करना होगा बस का इंतजाम। पंजाब में लॉकडाउन 2 हफ्ते और बढ़ा, सुबह 7 से 11 बजे तक थोड़ी राहत। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें लोग। राजस्थान में कोरोना टेस्टिंग में इजाफा, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का बयान, रोजाना किए जा रहे हैं 6000 से ज्यादा टेस्ट। बात सबसे पहले करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर की। 3 मई तक लॉकडाउन लागू हुआ है और उसके बीच गृह मंत्रालय ने नई एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को घर लौटने की आज़ादी होगी। छात्रों और पर्यटकों को भी इस छूट में शामिल किया गया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वो फंसे हुए लोगों के लिए बसों का इंतजाम करें। गृह मंत्रालय ने इस बात का ध्यान रखने के लिए भी कहा है कि लोगों को बस में बैठाने से पहले बस को सैनिटाइज किया जाना चाहिए और जब वो लोग घर पहुंचे तो उनकी स्क्रीनिंग भी की जाए। इस पूरी व्यवस्था को बनाने के लिए नोडल अथॉरिटी बनाने की बात भी कही गई है। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के फैसले पर खुशी जताई है। हालांकि उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि गरीब मजदूर महंगी बसों में जाएंगे कैसे। सबसे ज्यादा अगर कोई खुशी होगी तो ये सारे माइग्रेंट लेबर्स और फंसे हुए लोग, इन लोगों को आज चैन की सांस लेने की मौका आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेरा मांग है सरकार से कि ये लोग जाएंगे कैसे। मान लीजिए केरल और बंगाल, केरल में लाखों की तादाद में बंगाल के माइग्रेंट लेबर फंसे हुए हैं, तो जाएंगे कैसे। गृह मंत्रालय की नई एडवाइजरी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वराज एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ गुरदीप सिंह सप्पल जी। सप्पल जी, मेरा पहला आपसे सवाल यही है क्योंकि परसों हमने देखा मंडे को जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी तो केंद्र सरकार अपने फैसले पर रिजिड थी। उसका कहना था कि इंटर स्टेट मोबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अचानक 2 दिन में इस रुख में बदलाव की वजह क्या मानते हैं? 2 वजह से ये हुआ है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला सरकार को कि आप कोई प्लान बनाइए, बार बार उसको बोला कि आप इस सवाल पे ये जो स्टैंड है वो नहीं उसको हो सकते हैं, आप इसके ऊपर एक्शन प्लान बना के 3 तारीख तक दीजिए। तो ये दबाव सरकार के ऊपर था। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा एक वजह जो हम लोगों को लगती है, जो लगातार टीवी पे 3-4 दिनों से जो विजुअल आ रहे हैं, कल सूरत में हुआ, पथराव हुआ, माइग्रेंट लेबर ने किया, बंगाल में हुआ है, उसके पहले जो बॉम्बे की तस्वीरें आई हैं। तो ये सरकार जो है, ये जो तस्वीरें टीवी पे आती है उस पर बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। इस सरकार की एक खासियत है, हम बार बार कहते हैं ये ऑफ द मीडिया फॉर द मीडिया बाय द मीडिया कई बार चलती है, और जो मीडिया में तस्वीरें आ रही थी वो विचलित करने वाली थी। इसलिए जल्दबाजी में आज ये फैसला लिया, वरना 3 तारीख तक का समय था। और जल्दबाजी क्यों बोल रहा हूँ, उसकी वजह है, मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोगों को ये अंदाज़ा होगा कि हम किस संख्या की बात कर रहे हैं। सन 2011 के जो सेंसस में, जनगणना में, ऐसे लोग जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं और वहाँ पे काम करते हैं वो 5 करोड़ 60 लाख थी। आज 2020 में ये अनुमान है कि करीब 8 करोड़ लोग इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर हैं। 8 करोड़ में से आप कम से कम फिगर भी मानिए तो 1 से 1.5 करोड़ या 2 करोड़ लोग अपने घर को वापस जाना चाहेंगे। ये कोई छोटी संख्या नहीं है, ये इतनी बड़ी संख्या है। इसके लिए सिर्फ बसों से काम नहीं चलेगा, इसके लिए ट्रेनें लगानी पड़ेंगी, इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और सरकार ने फिर एक अच्छा फैसला लेते हुए एक कमी कर दी कि बिना तैयारी के फैसला अनाउंस कर दिया है। होगा क्या कि वो जो लाखों लाख, इवन करोड़ में हम बात कर रहे हैं, जो मजदूर है, अचानक से आज उनके मन में ये हो गया है कि मेरा नंबर ना कट जाए, जो बसें जाएंगी उसमें सबसे पहले नंबर मेरा आए। और ये भगदड़ आज हमने अपने चैनल पे भी देखा कि
गाजियाबाद दिल्ली के बॉर्डर पे कुछ मजदूर आज ही निकल के बाहर आ गए कि शायद हमें आज मौका मिल जाए। हाँ, पुलिस के कहने पे वापस चले गए, लेकिन ये एंग्जाइटी जो बना दी गई है, इसके पहले प्लान देना चाहिए था। प्लान देना चाहिए था। हर जिले के अंदर कोई फ़ोन नंबर, कोई कॉन्टैक्ट नंबर जहाँ लोग रजिस्टर कर सके, वो अनाउंस कर देना चाहिए था। लोगों को बताना चाहिए था कि इसका पूरा रोल आउट कैसे होगा। ये 3 तारीख तक का सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया था। आज फैसला ले लिया, फैसला अच्छा है, इस फैसले की ज़रूरत थी, लेकिन इस फैसले को लागू करने के लिए तैयारी जो है वो आज फिर सरकार ने रोल आउट नहीं की है। जी, यानी कुल मिलाकर राज्य सरकारों को भी बताना चाहिए था, उनको इनफ टाइम देना चाहिए था प्रिपेयर होने के लिए, उनको विश्वास में लेना। राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर हुआ है ये, क्योंकि राज्य सरकारें लगातार केंद्र के साथ ये बातचीत कर रही हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि राज्य सरकारों को विश्वास में नहीं लिया है। इनफैक्ट सच ये है कि राज्य सरकारों के दबाव में भी ये काम हुआ है, लेकिन फैसला हुआ है राज्य सरकारों के साथ मिलकर। फैसले को रोल आउट कैसे करना है, आप 1 करोड़ लोगों को या 1.5 करोड़ लोगों को ट्रांसफर करने की जब बात करते हैं तो बहुत बड़ा प्रशासनिक दायित्व है। अगर फैसला आपने ले लिया है, केंद्र सरकार ने ले लिया है, तो कितनी मुश्किलें और कितनी आसानियां इसमें होने वाली है? आसानी बिल्कुल नहीं होगी, ये मुश्किल काम है। 1 करोड़ से 1.5 करोड़ लोगों को अपने घर वापस पहुंचाना ये बहुत बड़ा प्रशासनिक कार्य है। और ये कुंभ के मेले की तरह नहीं है, वहाँ पे भी 1-1 करोड़ लोग आते हैं और उनका ट्रांसफर होता है। ये वैसा नहीं है, क्योंकि इसमें पहले लोगों की चेकिंग होनी है जी। पहले लोगों की हेल्थ चेकअप होना है कि वो उनको सर्दी जुकाम बुखार तो नहीं है। उसके बाद उनको जहाँ पहुँचाना है वहाँ पे भी चेकअप होना है। और उसमें से जो लोग बीमार पाए जाएंगे उनको क्वारंटीन करना है, क्वारंटीन कहीं पे किया जाएगा, वो तैयारी करनी है। और फिर लोगों के अंदर अभी एक उतावलापन है। लगभग 1.25 महीना हो गया है लॉकडाउन को, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग घबराहट में हैं। तो उस घबराहट के चलते जो दबाव पड़ने वाला है सिस्टम में, वो बहुत बड़ी चुनौती है। राज्य सरकारों को इस पे बहुत गहराई से और अपनी पूरी प्रशासनिक क्षमता के साथ काम करना पड़ेगा। एक चीज़ और है, केंद्र सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि जो अगर 10 मजदूर में से हर तीसरा मजदूर जो है वो कोरोना कैरियर है, तो यानी कि रिस्क तो बढ़ेगा। तो वो उस रिस्क को कम अब कैसे किया जा सकता है? नहीं, एक तो जो केंद्र सरकार ने पिछले महीने ये एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में, उसका कोई आधार आज तक केंद्र सरकार प्रस्तुत नहीं कर पाई है। अगर 30% लोग कैरियर होते तो आज देश में वो दिखाई दे रहा होता, क्योंकि वो 30% लोग आज की तारीख में, उस समय एस्टिमेशन ये है कि करीब 10 लाख लोग गए थे। तो अगर 3 लाख लोग कैरियर थे तो 3 लाख लोगों का असर आज 1 महीने में, ये बात हम कर रहे हैं 26-27 तारीख की मार्च की, आज 1 महीना 4 दिन 3 दिन हो गए इस बात को। तो इस बीच में तो 3 लाख के 6 दूनी 12, करीब 12 लाख केसेस आ जाने चाहिए थे। वो केसेस तो नहीं आए हैं। नहीं, तो ये भी तो पॉसिबल है कि ट्रेसिंग अभी नहीं हुई है, टेस्टिंग नहीं, ट्रेसिंग नहीं हुई है, संख्या हमारे यहाँ कम है, ये सच है। लेकिन ये भी सच है कि हमारे हॉस्पिटलों में लाइन नहीं लगी है बहुत सीरियस पेशेंट्स की। और उसकी वजह ये भी कही जा रही है कि जो ट्रेसिंग में भी दिख रहा है कि 80% जो केस है वो एसिम्प्टोमेटिक है हमारे यहाँ, उनके लक्षण नहीं है लेकिन वो कैरियर है। जी, अब इसमें राज्य सरकारों की भूमिका आप किस तरह से देखते हैं? पूरा का पूरा दायित्व राज्य सरकारों का है, और एक राज्य सरकार का नहीं है। हर राज्य सरकार को 4-4, 5-5 दूसरे राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट करना है। बिहार सरकार को कितने राज्यों से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, केरल सरकार में कितने लोगों से करना पड़ेगा, पंजाब सरकार को, क्योंकि जहाँ से मजदूर चलेगा और जहाँ जाएगा, हर राज्य से 1 से ज़्यादा राज्यों में मजदूर जाएंगे। तो ये मल्टीपल राज्य का कोऑर्डिनेशन है। इस कोऑर्डिनेशन को तय बात है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी फैसिलिटेट करेगा। ये बात होनी जा रही है, ऐसा नहीं है कि वो इस बात को नहीं समझेंगे। और ये कोऑर्डिनेशन का कुछ काम शुरू हो भी चुका है, और ये काम आगे 2-3 दिनों में पूरा प्लान रोल आउट करना पड़ेगा। शुक्रिया गुरदीप जी हमसे जुड़ने के लिए। एडिटर इन चीफ स्वराज एक्सप्रेस के गुरदीप सिंह सप्पल हमारे साथ जुड़े थे। अब जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण देखना होगा कि फैसला किस तरह से इम्प्लीमेंट में आता है। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी जारी होते ही लॉकडाउन में फंसे कई मजदूर घर जाने की उम्मीद में सड़कों पर निकल पड़े हैं, लेकिन दिल्ली यूपी बॉर्डर पर तैनात पुलिस वालों ने उन्हें समझाया कि घर जाने की छूट 3 मई के बाद मिलेगी। देखिए स्वराज एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर गुरमीत सिंह सप्पल की एक खास रिपोर्ट। मैं इस समय दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर पर हूं, गाजीपुर बॉर्डर इसको बोलते हैं। और ये देखिए मेरे पीछे बहुत सारे ये प्रवासी मजदूर, काफी इनकी उम्र कम है,
ये मुझे चलते हुए दिखाई दिए और मुझे बताया जा रहा है कि ये दिल्ली गाजीपुर से चले अपने घर पैदल बिहार जाने के लिए, लेकिन वहां पर जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने इनको रोक दिया और समझा बुझा कर बोला कि आप वापस अपने घर जाइए। जब 3 तारीख को लॉकडाउन खुलेगा तो बसों की व्यवस्था होगी और आपको घर भेजा जाएगा। जरा इनसे बात करते हैं। ये बताइए आप क्या हुआ, क्या बोला आपको पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने बोला जोर से बोलो बेटे। लॉकडाउन खुलेगा तब जाना, नहीं फिर जाओ। लॉकडाउन खुलेगा, आप लोग क्या पैदल ही चल पड़े थे बिहार अपने घर? सरकार का भी आदेश ये आया है कि जो भी प्रवासी मजदूर हैं, जो भी दूसरे स्टेट्स के मजदूर हैं, वहाँ की सरकार बसों का इंतजाम करेगी। कोई नहीं कर रहा, सब कहने का आने वाली बात है। इतने दिन से कर ही रहा है, जब करना होता तो कब पे कर दिए होते। आपको सरकार पे अभी भरोसा नहीं है? नहीं है। तो ये बच्चे बिहार के रहने वाले हैं और ये पैदल ही चल पड़े थे। तो आप लोगों ने इनको कहाँ देखा? इनको यहीं पे देख लिया इधर, पुल के 2 साइड में उधर जा रहे थे, यहीं पे रोक अच्छा। लिया। और फिर आपने इनको समझाया कि 3 तारीख को जब लॉकडाउन खुलेगा, आज तो सरकार का ऑर्डर भी आ गया कि बसों की व्यवस्था होगी और इनको वापस भेजा जाएगा। तो आपकी बात मान ली? हाँ मान ली बात। और वहीं गाजीपुर मंडी जा रहे हैं और अब आप इनको छोड़ने जाएंगे वहाँ? हाँ, मंडी तक। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक कुमार। अच्छा, क्या दिक्कत है आप लोग? क्या हुआ कि आपने सोचा कि आप बिहार तक पैदल जाएंगे? हमारे पास 1 रुपया नहीं है खाने के लिए, न राशन है, न चावल है, न कुछ न। साला दिन भर सुबह से शाम तक लगे रहो तो एक टाइम नाश्ता मिलता है स्कूल में, उसके बाद खाना वाना कुछ नहीं मिलता है। तो अभी आप कहाँ से चले थे और कहाँ पर आपको पुलिस वालों ने रोक दिया और बोला कि वापस जाइए? हम तो निहाल बिहार से आ रहे हैं और यहाँ विजय चौकी है, वहाँ रोक दिया है। और क्या बोले? बोले कि चले जाओ अपने घर जाओ, लॉकडाउन है अभी, कहाँ खाए कहाँ रहे। रहने के लिए तो भी सुविधा होना चाहिए, खाने के लिए भी खाना होना चाहिए। 30 रुपया है हमारे पास, अब कुछ नहीं है। खैनी का पुड़िया है और कुछ नहीं है। ये तो दवाई का पर्ची है। 30 रुपया है जी, 30। और 30 रुपया में आपने सोचा कि आप बिहार तक जाएंगे? नहीं, चावल वाले चिवड़ा उड़ा रखे थे, 2 किलो चिवड़ा खरीद के हाँ। रख लिए थे खाने के लिए। ये है ग्राउंड जीरो रियलिटी। माइग्रेंट्स के दर्द को आप समझ सकते हैं। बढ़ते आगे, पंजाब का रुख करते हैं, जहां पर लगाए गए कर्फ्यू को 2 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। ये 3 मई के बाद लागू होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान रोजाना सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक 4 घंटे के लिए ढील दी जाएगी। इस दौरान लोग घर से बाहर आ सकते हैं, दुकानें खुली रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम दुकानें खोलना चाहते हैं और इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं, लेकिन पूरी छूट का अभी टाइम नहीं है। कोरोना वायरस से बचने का फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग ही एक रास्ता है। उन्होंने कहा कि बीमारी इतनी ज़्यादा जल्दी रुकने वाली है नहीं। अब कोई भी पंजाब में आएगा तो उसकी स्क्रीनिंग होगी, उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। आपको बता दें कि पंजाब में 358 मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं। राज्य में मरने वालों की संख्या 19 है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਔਰ ਕਰਫਿਊ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕੋ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए सहायता पैकेज की घोषणा की मांग की है। उन्होंने कहा कि 30,000 रुपए मासिक से कम वेतन वालों की जीविका की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले कुछ दिनों के अंदर सहायता पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि केंद्र सरकार राज्यों के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा करे। चिदम्बरम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाददाताओं से कहा कि अप्रैल का महीना बीत रहा है और ये वेतन देने का समय है। एमएसएमई क्षेत्र में 11 करोड़ लोग काम करते हैं। इनमें ज्यादातर लोगों ने लॉकडाउन में सब कुछ बंद होने के कारण अप्रैल में एक दिन का काम नहीं किया है। इनके सामने जीविका का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। The time to make bold decisions to save the MSMEs is now. I repeat, now. If businesses do not see hope, they will decide to close. The government of India has to step in today to protect 11 crore Indians
and give hope to MSMEs. It is bewildering that there has been absolutely no financial package or assistance announced for businesses since the onset of COVID-19. The government may have the luxury of time, but the MSMEs do not. एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। और अब बात करते हैं राजस्थान की खबरों की। राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सैंपल लेते हुए उसकी जांच करवाकर कोरोना को मात देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश में लगभग 58,000 से ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं और 6,500 से ज्यादा जांचों की क्षमता विकसित की जा चुकी है। पूरे देश में इतने व्यापक स्तर पर सैंपल और जांच करवाने वाला राजस्थान अग्रणी प्रदेश है। उन्होंने बताया कि हर दिन 10,000 जांचों का लक्ष्य जल्द पूरा होगा। प्रदेश में अब तक 781 लोग पॉजिटिव हैं, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं, यानी कि ये रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि मैन पावर की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके साथ ही CB0 मशीनों से भी जांच होने के चलते इसमें तेजी आएगी। कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 2383 है और उसमें से 781 लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए और 584 लोगों को हमने डिस्चार्ज भी कर दिया। जहां तक जांच की कैपेसिटी हर रोज हमारी बढ़ रही है, टेस्टिंग कैपेसिटी कल मैंने बताया था आपको कि 6,000 है हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी। आज 6,484 टेस्ट पर डे करने की स्थिति में हम आ गए हैं। अभी जो 13 मशीनें RT-PCR की हमने डूंगरपुर 3 भेजी, उदयपुर 4 भेजी और बीकानेर 1 भेजी और बाड़मेर 1 भेजी। उसके अलावा भरतपुर 2 भेजी और कोटा भी 2 भेजी। राजस्थान में लॉकडाउन की वजह से बंद सभी औद्योगिक इकाइयों को खोलने के सरकार के आदेश का असर दिखाई दे रहा है। प्रदेश के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बताया कि प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों में 1,14,000 से ज्यादा श्रमिक काम पर आए हैं। उद्योग मंत्री ने कहा कि मॉडिफाइड लॉकडाउन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फैसलों का नतीजा है कि पूरे प्रदेश में अब 7,000 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयों में कामकाज शुरू हो गया है। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान आटा, दाल, तेल, मसाला, जरूरत की चीजों की करीब 2,000 औद्योगिक इकाइयां काम करने लगी हैं। प्रदेश में कुल करीब 7,000 औद्योगिक इकाइयों ने काम शुरू करने की पहल की। वहीं प्रदेश में अब 90 से ज्यादा बड़ी औद्योगिक इकाइयों ने भी काम शुरू कर दिया है। साथ ही छोटे स्तर के 820 उद्योगों में 19 अप्रैल तक 33,000 से ज्यादा श्रमिकों ने काम पर आना शुरू कर दिया था। इसके बाद औद्योगिक इकाइयों के शुरू होने से लगातार काम पर लौटने वालों की संख्या बढ़ रही है। लॉकडाउन की वजह से जैसे आपको पता है कि लाखों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। ऐसे मुश्किल दौर में मनरेगा योजना गरीब मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रही है। राजस्थान में केवल 10 दिनों के अंदर करीब 10 लाख मजदूरों ने मनरेगा योजना के तहत रोजगार पाने के लिए आवेदन किया है। राजस्थान में मनरेगा में काम करने के लिए हर रोज करीब 1 लाख आवेदन आ रहे हैं। वहीं राज्य सरकार का दावा है कि 17 अप्रैल तक मनरेगा के तहत रोजगार पाने वाले मजदूरों की संख्या केवल 62,000 थी, जो अब बढ़कर करीब 11 लाख हो चुकी है। राजस्थान में मनरेगा योजना के तहत एक मजदूर को रोज 220 रुपए की मजदूरी मिलती है।
लॉकडाउन की वजह से राज्य सरकार की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। अप्रैल में सरकार की कमाई में 70% की गिरावट आई है। सबसे बड़ा झटका स्टेट जीएसटी को लगा है, जिसमें 27 अप्रैल तक सरकार के पास केवल 130 करोड़ रुपए आए हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में जीएसटी से राज्य सरकार को 1000 रुपए मिले थे। आर्थिक संकट से निपटने के लिए गहलोत सरकार मार्च और अप्रैल में पेट्रोल डीजल पर वैट 2 बार बढ़ा चुकी है। इसके बाद भी सरकार को इससे अप्रैल में सिर्फ 600 करोड़ रुपए ही मिले हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में पेट्रोल डीजल पर वैट से 1219 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। कुल मिलाकर सरकार को अप्रैल में अब तक 1500 करोड़ रुपए मिले हैं। इनमें करीब 503 करोड़ रुपए जीएसटी कंपनसेशन के हैं, 130 करोड़ रुपए जीएसटी के हैं, 600 करोड़ रुपए वैट के और इनके अलावा एक्साइज और पेट्रोलियम और खनन के बकाया बिलों में आए हैं। जबकि बजट में सरकार ने अप्रैल में करीब 8000 करोड़ रुपए के राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य रखा था। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मेडिकल पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों से सेवा लेने का अनुरोध किया है। दरअसल वैसे मेडिकल छात्र जो अपनी डिग्री पूरी कर चुके हैं, लेकिन व्यापम घोटाले की जांच की वजह से उन्हें डिग्री नहीं मिली है और उनके खिलाफ कोई जांच भी लंबित नहीं है, उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने में निःशुल्क सहयोग की पेशकश की है। मेडिकल छात्रों के इस पेशकश को लेकर दिग्विजय सिंह पत्र में इस पर विचार करने का अनुरोध कर रहे हैं। अगली खबर अहमदाबाद से है, जहां पर एक पुलिसकर्मी का अमानवीय चेहरा सामने आया है। पीवी सोठिया नाम के एक पुलिसकर्मी ने एक एम्बुलेंस ड्राइवर को न केवल धर्म विशेष होने के लेकर प्रताड़ित किया, बल्कि उस पर कोरोना फैलाने का आरोप तक जड़ दिया। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस में अस्पताल जा रही 3 साल की बच्ची को भी उतार डाला। चिलचिलाती धूप में बच्ची को ठेले पर लेकर उसकी मां अस्पताल गई। बाद में इंग्लैंड की सामाजिक संस्था है LIA और यूनानी डॉक्टरों की संस्था के दखल के बाद एम्बुलेंस को छोड़ा गया। पूरा मामला सामने आने के बाद ACP सागर साबड़ा ने आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ जांच करने का भरोसा दिया है। इंसानियत वाली ये बात है कि जब पैसेंजर, और उससे तो ज़्यादा बड़ी बात यह है कि दोनों पैसेंजर, एक 3 साल का बच्चा उसके साथ 2 औरतें। आज बट सीधी बात है कि कोई बच्चा होगा तो कोई अकेली औरत नहीं संभाल सकेगी, ने रमजान महीना रोजे से है, फिर भी वो पैसेंजर को उतारा। उसके साथ दूसरा VS हॉस्पिटल में एक और पैसेंजर को भेजना था, वो दोनों पैसेंजर को उन्होंने चल के ना भेजा, एलिस ब्रिज के ये कॉर्नर से एलिस ब्रिज के ये कॉर्नर से वो कॉर्नर पे। और जो 3 साल का बच्चा था उसको जो सब्जी में ना, उसमें जो पैडल रिक्शा पैर से जो पैडल मार के चलती है, वो रिक्शा के अंदर बिठा के ना हॉस्पिटल भेजना पड़ा है। यानी ये किस जात की इंसानियत और इनका कौन सा लॉ एंड ऑर्डर रहेगा। पुलिस महकमे के अंदर कोई 1 या 2 गलत सोच या गलत अपनी मानसिकता रखने वाले लोग अगर जो हैं, उनकी वजह से पूरे महकमे को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा महकमा जो सपोर्ट कर रहा है, जो साथ दे रहा है, जो इंसानियत की हिफाजत में लगा हुआ है, मेरे हिसाब से मैं आज तक जो देख रहा हूँ, आज कई महीनों से पूरी दुनिया जो कोरोना का मुकाबला कर रही है, उसके अंदर आज अभी इस दौर के अंदर दुनिया के 2 हीरो हैं। मैं मुल्क का या कोई स्टेट का नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में 2 हीरो हैं, एक पुलिस महकमा है और एक डॉक्टर्स का महकमा है। लाख कोशिशों के बावजूद भी कोरोना वॉरियर्स पर हमले का सिलसिला थम नहीं रहा है। यूपी के कानपुर में स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस की टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया। चमनगंज इलाके में कोरोना वॉरियर्स संक्रमित मरीज को लेने गए थे, जिसका लोगों ने विरोध किया और उन पर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। व्यक्ति पॉजिटिव निकला था, जिसको कि हम लोग पहले से क्वारंटाइन करा चुके हैं और उसको लेकर के उनके परिवार वालों को चिन्हित किया गया था और परिवार वालों को लेकर के आज हमारे यहाँ की टीम जो है, मेडिकल टीम और स्थानीय पुलिस, सब लोग जितने थे सब लोग चले गए। उसके करीब 10-15 बाद उसके आसपास उसके और लोग करीब 50-60-70 की संख्या में आए और उन्होंने जो है बिना कुछ समझे कुछ पत्थरबाजी कर दी। की
दुखद खबर यही है कि न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से जंग लड़ रहे बॉलीवुड एक्टर इरफान खान का वर्सोवा के कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें परिवार और करीबी लोग शामिल हुए। इरफान खान मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हुए थे। 2018 में इरफान खान को न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर का पता चला था। लंदन में उनका इलाज चल रहा था। इसके बाद उनकी तबीयत में सुधार होने के बाद वो वापस भारत लौटे। लंदन से इलाज करवाकर लौटने के बाद इरफान कोकिलाबेन अस्पताल के डॉक्टर्स की देखरेख में रहे। 25 अप्रैल को इरफान खान की मां सईदा बेगम ने शनिवार को जयपुर में अंतिम सांस ली थी। अभिनेता इरफान खान के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है। पीएम मोदी ने लिखा कि इरफान खान का निधन सिनेमा और रंगमंच की दुनिया के लिए एक क्षति है। उन्हें विभिन्न माध्यमों में उनके बहुमुखी प्रदर्शन के लिए याद किया जाएगा। मेरे विचार उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के साथ हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है, इरफान खान के निधन के बारे में सुनकर मुझे दुख हुआ। एक बहुमुखी और प्रतिभाशाली अभिनेता और वैश्विक फिल्म और टीवी मंच पर एक लोकप्रिय भारतीय ब्रांड एम्बेसडर थे। उन्हें बहुत याद किया जाएगा। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना। शोक की घड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है और दुख जताया है। सीएम गहलोत ने लिखा है, हमारे देश के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से एक इरफान खान के असामयिक निधन के बारे में जानकर मुझे दुख और सदमा लगा है। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। ईश्वर उन्हें शक्ति दे, उनकी आत्मा को शांति मिले। रुक करते कुछ और खबरों का। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन की दवा मिलने के बाद अमेरिका का रुख एकदम बदल गया है। अमेरिका को जब दवा की दरकार थी तब भारत ने उसकी मदद की थी। इसी के साथ कुछ दिन बाद व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी समेत भारत के 5 ट्विटर हैंडल को फॉलो करना शुरू किया था। लेकिन अब कुछ दिन के बाद व्हाइट हाउस ने एक बार फिर इन सभी हैंडल को अनफॉलो कर दिया है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देने के फैसले के बाद 10 अप्रैल को व्हाइट हाउस के ट्विटर हैंडल ने कई भारतीय ट्विटर हैंडल को फॉलो किया। इनमें पीएम मोदी, पीएमओ, राष्ट्रपति भवन, अमेरिका में भारतीय दूतावास और भारत में अमेरिकी दूतावास को फॉलो किया गया। प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार में शिक्षकों की दुर्दशा पर गहरी चिंता जताई है। पुष्पम चौधरी का कहना है कि हमारे समाज में शिक्षकों की जो दशा है उससे वो बहुत आहत हैं। पुष्पम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर बिहार के शिक्षकों की दुर्दशा को दिखाया है। उनका कहना है कि अब वक्त आ गया है जब शिक्षकों का सम्मान किया जाए। पुष्पम ने कहा कि शिक्षकों ने देश को दिशा दी है। The respect for teachers, the dignity of education needs to be restored. Let me remind you, Bihar will develop only when education system are transformed. And teachers are the nucleus of it. I have not only vowed to transform Bihar, but also to restore the dignity of our teachers, to give them a respectable life, a respectable salary, and more importantly, build a Bihar where they live with dignity. I promise you, dear madams and sirs, that the quality of your life will be at par with the teachers of any other well-governed country, because you deserve dignity to teach the future of Bihar. और इस प्यारे से संदेश के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर।